मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो है 15वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीलकंठ और इसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो अब तक हमने जो है देखा कि एक तो महादेवी वर्मा जो हैं पशुओं के या पक्षियों के जो प्रिय हैं और उनका लालन पालन करते हैं। तो इसी बीच वह जब किसी अतिथि को छोड़कर आते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो पक्षी या पशु बेचते हैं वहाँ पर बड़े मियाँ ने उन्हें मोर और ओरनी यानी उनके मोर के 2 छोटे बच्चों को महादेवी वर्मा के हाथ में थमा दिया। उससे जो है 30 रुपये और बड़े मियाँ को 5 रुपये, कुल मिलाकर 35 रुपये देकर उसे लेकर आती है। और एक तो वह महादेवी वर्मा पहले से ही जो है पशु हो या पक्षियों को पालन करना बहुत ही पसंद था, तो उसे घर में रखती है तो दरवाज़ा भी बंद करती है, क्योंकि वहाँ पर चित्रा नामक एक बिल्ली थी, वह जो अनहोनी ना कर दे इसीलिए दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। और जब वह लिपा छुपी भी खेला करते और जब वह उनकी आदत हो गई तो वह महादेवी वर्मा के पास आ गए और जैसे ही थोड़े बड़े हो गए उसे चिड़ियाघर में जो है उसे वहाँ पर बदल दिया। और वहाँ पर जो है वहाँ के अन्य पशु हो या पक्षी हो उन्हें नववधु की तरह देखकर जो है उनका स्वागत करते हैं, जैसे कबूतर है, खरगोश है और तोता है, ये सभी जो है खुश होते हैं। और इसी बीच जो है महादेवी वर्मा देखती है कि दोनों में जो है बदलाव यहाँ पर आने लगा है। मोर का जो है यहाँ पर कलगी और सगन आने लगे हैं और उसका कंठ जो है यानी जो ग्रीवा है हरा और नीला जो है मिश्रण हो गया है और उसकी जो बंकिम यानी तेज और टेढ़ी जो पैनी चोंच हो गई है। और इस तरह जो बदलाव हैं उस मोर के प्रति वह सब जो है जैसे 7 रंगों वाला रंग बिरंगे जो हैं उसके जो कलर वहाँ पर आपके उसके शरीर पर दिख रहे हैं। इस सारी जो है जानकारी हमने कल के वीडियो में देखा। चलिए आज हम उसी के अंतर्गत आगे क्या होता है देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ तक हो गया था। जो सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। चलिए आगे क्या होता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। एक तो मोर जो है इस तरह जो कलगी हो या रंग बिरंगे उसका शरीर हो, इस तरह जो है मोरनी में बदलाव नहीं देखने मिला उतना चमत्कारी, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, एक तो उसका जो है उतना पूरा जो है उसका जो रंग बदल नहीं पाया, लेकिन गर्दन जो ग्रीवा है वह धूप छावी रंग, जैसे धूप में चमकना, छाव में कुछ अलग सा कलर दिखना, ऐसे। हवा में चंचल कलगी पंखों, उसे भी कलगी है, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, ठीक है, काला श्याम श्वेत यानी काला और सफेद, श्वेत यानी सफेद, श्याम यानी काला, पत्रलेखा मंतर गति का अर्थ है धीरे धीरे चलना। जो मोरनी है वो धीरे धीरे चलती है, मंतर गति कहते हैं। आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी का अर्थ है साथ चलने वाली। तो मोर दोनों जो है एक साथ मिले हुए थे, तो इसीलिए वो मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी उसके साथ चलने वाली होने का प्रमाण देने लगी, उसके साथ ही चलने लगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आया होगा मोर का किस तरह बदलाव हो गया, लेकिन मोरनी में उतना चमत्कारी बदलाव नहीं देखने मिला।
नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ यानी नीला, ग्रीवा यानी गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसका ग्रीवा जो है नीला होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। तो आपको याद रखना है, जो मोर और मोरनी के जो बच्चे मिले थे उनका नामकरण किया गया। एक तो उसका ग्रीवा जो नीला होने के कारण नीलकंठ रखा, दूसरा जो है मोरनी का नाम जो है राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। देखिए इसी बीच जो है वह सेनापति के तरह वह वहां पर हो गया, संरक्षक के भांति हो गया। सवेरे ही वह जब सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। देखिए सभी को एकत्रित करके जहां दाना रखा जाता है वहां जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता, घूम घूम कर जो है सबकी रखवाली करता रहा। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपनी तीखे चुंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। देखिए कोई इसमें हलचल करता तो उसे चोंच जो है उसकी बहुत ही नोकीली थी, उससे वह दंड देता। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। देखिए इसी बीच जो है जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे हैं उसे अपने चोंच में पकड़कर जो है कानों को पकड़कर उठा लेता, और जब तक वे क्रंदन यानी जो है रोने नहीं लगते, न करने लगते, उन्हें अधर का जो है अर्थ होता है जो वह पकड़े रहना में लटकाए रखता। अधर यानी वो जो उसका ये है उसमें वह लटकाए रखता। ठीक है, तो कभी कभी उसकी पैनी यानी जो तेज और चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। यानी जब भी उस खरगोश के बच्चों को कान पकड़ता था तो कान कभी जो है उसके पैनी चोंच के वजह से जो है कभी कभी कर्ण जो है फाड़ देता था। कौन? ये नीलकंठ। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, इसीलिए वह कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी इसके अलावा जो है दंड देने के अलावा भी वह उससे असाधारण जो है सभी से जो है प्रेम करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, जो है वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआवल सा खेलते रहते। बाकी जो जीव जंतु हैं उसके पंख विशाल होने के कारण, बहुत बड़े होने के कारण उसमें छुआवल का जो खेल खेला करते थे। देखिए आगे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। इसी बीच जो है एक जाली में जो है सांप किसी तरह आ गया और सभी जो जानवर है इधर उधर भागने लगे। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। जब सांप जो है खरगोश के बच्चे को आधा जो शरीर है उसके मुंह में चला गया है। यहाँ पर नीलकंठ उससे जो है उसका चोंच से उसे घायल कर रहा है, तो पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, उसी बीच जो है मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं
निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। देखिए उसका आधा जो हिस्सा है उसके मुंह में चला जाने के कारण जो खरगोश का बच्चा है वो ची ची भी ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकता था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। तो यह जो पैनी नजर रखने वाला जो नीलकंठ है उसे सुनाई देता है, इतना धीमा आवाज होते हुए भी वह झपट्टे से जो है नीचे आ गया फटाक से। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। देखिए उसके जो मुंह में पकड़ा हुआ है, यदि उसके मुंह पर वार करता सांप के तो वह खरगोश का बच्चा भी घायल हो जाता था। यह उसकी सोच थी नीलकंठ की। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। तो देखिए उसके मुंह में जो पकड़ गया था जो खरगोश का बच्चा, इसीलिए पंजों से उसे पकड़कर जो है उसके फन को जो है तेजी से घाव करने लगा, वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो गया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। लेकिन वह बेसुध होकर जो है वहीं पड़ा रहा। तो देखिए निश्चय यानी उसे कोई होश नहीं था, बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, जो मोरनी है राधा, परंतु अपनी मंद केका का अर्थ होता है जैसे कोयल कूकना, ठीक है, कबूतर गुटरगू करना, वैसे ही मंद स्वर में यानी धीमे स्वर में जो है खेका, जो मोरनी या मोर चिल्लाते हैं उसे खेका कहते हैं। खेका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा तो यह जो है वह प्रसारित कर दी मंद गति से केका करके, और वहां पर माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे, यानी महादेव वर्मा वगैरह सब पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका यानी 2 भाग किया था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिक देखिए इसी बीच जो है उसे अपने पंखों में छिपाकर जो है उसे उष्णता देता रहा उस छोटे खरगोश को। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय ने शिव शंकर का बेटा है और युद्ध वाहन, क्योंकि उसका रूप और स्वभाव देखकर ही जो कार्तिकेय ने जो है मयूर यानी मोर का ही दूसरा नाम है, तो उसे चुना है। ठीक है, देखिए आगे, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी हैं। मयूर यानी मोर, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म, देखिए हिंसक मात्र नहीं। देखिए मयूर कलाप्रिय है लेकिन हिंसक नहीं है, यानी हिंसा नहीं करता है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये सभी क्रूर हैं, चील और बाज, लेकिन जो मयूर यानी मोर जो है उसे नहीं रखा जाता उस श्रेणी में, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। जो कौन सा, बाज और चील का। ठीक है, नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था, यानी अच्छे गुण थे उसमें। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, देखिए मंडलाकार यानी गोलाकार, ठीक है, जब बारिश का जब मोर को बारिश का मौसम आता है तो वह अपने पंख फैलाकर जो है यहाँ पर इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों जैसे उसके गुच्छ जैसे यानी पंख जो है गुच्छ जैसे होते हैं, सघन होते हैं, तो वह मंडलाकार बनाकर नाचने लगता था। ठीक है, तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। देखिए उसमें लय और ताल रहता था।
आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर कर जाता था। अलक्ष्य सम, सम का अर्थ होता है जो ताल, ठीक है। अलक्ष्य यानी अदृश्य, सम यानी ताल आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। देखिए एक तो मोर जो है वर्षा के ऋतु में वो नाचने लगता, दाहिने बाएं क्रम से वो घूमता था अपने जो इंद्रधनुष नामक गुच्छ जैसे पंखों को फैलाकर, और उसी बीच जो राधा है वह भी नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। जैसे मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, वह नाच तो नहीं सकता क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते हैं। जैसे देखिए यदि आप हट्टे कट्टे हैं तो आप एक गाना बजने पर आप नाचने लगते हैं, वही बूढ़े जो हैं उस गाने को प्यार करते हैं, लेकिन वह वहां पर शारीरिक रूप से नाच नहीं सकते, अपने मन में ही वह गुनगुनाते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है नीलकंठ यानी राधा भी वैसे ही कर रही है। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाई ओर निकल आती थी और बाई पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। देखिए इसका क्रम कैसा था, वो नाचते समय दाहिनी पंख को छूकर बाई ओर आती थी, बाई ओर का पंख छूकर जो है दाहिनी ऐसे वो जो है स्पर्श करके इधर उधर घूमती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, ठीक है। यानी पूरक जो है उन दोनों का जो है वहां पर ताल परिचय मिलता था, ठीक है। यानी दोनों का जो है एक बराबर जो है ताल वहां पर मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, देखिए आगे, नीलकंठ ने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार महादेवी वर्मा जो है किताब पढ़ रही थी, तो यहाँ पर नीलकंठ जो है पंख फैलाकर जो है उसे दिखा रहा है महादेवी वर्मा जी को, मोरनी उसके सामने ही है। तो समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। किसे? महादेवी वर्मा को भाता है, यानी लुभावना लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। देखिए इसी बीच उसे पता चला था, जब महादेव वर्मा, यहाँ पर आप चित्र में देखा है कि महादेव वर्मा जब आई तो जाली घर से नीचे उतर कर आया। पंखों का सतरंगी मंडलाकार यानी गोलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। जब भी वह आता तो वह क्या किया, उसने वहां पर भंगिमा बनाकर जो है खड़ा हो गया, यानी यह दिन नृत्य का क्रम बन गया। जब भी महादेव वर्मा आती वह नीलकंठ आता और पंख को फैलाकर रुक जाता। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई, यानी जब भी महादेव वर्मा आती तब ये नीलकंठ जो है अपने पंख फैलाकर जो खड़ा हो जाता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय याभिभूत हो उठता था। विस्मय आदिभूत यानी आश्चर्यचकित होना। तो देखिए यह नीलकंठ जो है महादेव वर्मा जब भी आती वो मंडलाकार बनाकर जो है पंख को फैलाता। तो उसी बीच उसके साथ जो है महादेव वर्मा के साथ देश विदेशी जो लोग आते थे वो भी क्या करते थे, वह नृत्य को देखकर, वह पंख को फैलाकर देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उस परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। तो वो महादेव वर्मा के साथ जब भी मेहमान आते उन्होंने राधा और नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की जो है उपाधि दी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी
होता था। देखिए, एक और नीलकंठ जो विषधर यानी सांप को खंड खंड कर दिया था। मैं जब भी हाथ में चने लेकर जाती तो उसे हौले हौले यानी धीरे धीरे से उस चनों को लेकर खाता था। मुझे यह हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था, ऐसे महादेव वर्मा कह रही है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसी बीच जो है नीलकंठ को फलों से भरे पेड़ से भी, वृक्ष से भी ज्यादा पुष्पित और पल्लवित यानी पत्तों वाली, ठीक है, पुष्प फूल और पत्तों वाली पेड़ जो है, वृक्ष जो है बहुत पसंद करते थे। तो चलिए आगे वह किस तरह चेष्टाएं करता है और महादेव वर्मा का जो है किस तरह वह आगे किस तरह वह नृत्य करता है और नीलकंठ के बारे में और भी क्या बताते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक जो है एक तो यहाँ पर नीलकंठ जो है उसके पूरा शारीरिक गठन को बताया है। उसके बाद एक बार जो है नीलकंठ जो है खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाता है। और यहाँ पर महादेव वर्मा जब भी आती तो वो मंडलाकार कर कर उसके सामने ठहर जाता। इसे देश विदेश के जो लोग थे वो भी आश्चर्यचकित होते थे। देखेंगे आगे कि किस तरह नीलकंठ के जो बर्ताव बदल जाते हैं और किस तरह उसके विशेषता बताते हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।